नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 12 की हिंदी को लेकर के, जिसमें हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक दिगंत से काव्य खंड के अंतर्गत संकलित रचना अधिनायक। प्यारे बच्चों, अधिनायक कविता के कवि रघुवीर सहाय हैं। सर्वप्रथम हम इस कविता के रचनाकार का परिचय प्राप्त करते हैं ताकि कविता को समझने में हमें सुगमता हो जाए और रचनाकार की प्रकृति से भी हम लोग रूबरू हों। चूँकि रचना में रचनाकार का व्यक्तित्व ही निखर के आता है, इसलिए हमें रचनाकार से परिचित होना आवश्यक है। आइए हम कवि का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश प्रांत का लखनऊ शहर है, उसकी राजधानी ही है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा एमए अंग्रेजी से थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी अभिरुचि साहित्य के अतिरिक्त संगीत और फिल्म देखने में भी थी और इन्होंने जो अपनी वृत्ति अपनाई वह पत्रकारिता की वृत्ति थी इनकी। ये दिनमान, नवजीवन और नव भारत टाइम्स जैसे प्रसिद्ध पत्रों में पत्रकारिता की। इनके लेखन का विषय कविता, कहानी और निबंध रहा और इनकी जो कविता है वह मुख्य रूप से उनकी कविता में संवेदना, सरोकार, विषय वस्तु, अनुभव, भाषा, शिल्प में नया प्रयोग देखने को मिलता है। इसलिए इन्हें प्रयोगवाद के प्रमुख कवि के रूप में हम जानते हैं। तो द्वितीय तार सप्तक में इनकी रचना संकलित है। रघुवीर सहाय प्रयोगवादी कवि के रूप में काफ़ी विख्यात हुए थे और इस विख्यात कवि का निधन 30 दिसंबर 1990 में हो गया था। प्यारे बच्चों, प्रगतिवादी कवि हैं और इनकी कविताओं में हम क्या देखते हैं कि संवेदना के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर इनमें नए प्रयोग होते हैं। तो इनकी कविता है अधिनायक। हम अधिनायक के माध्यम से हम इनके प्रयोगवादी विचारधारा से अवगत होंगे। प्यारे बच्चों, अधिनायक शब्द का निर्माण होता है नायक में अधि उपसर्ग के लगने के बाद। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ और नायक तो आप सब समझते ही हैं कि जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जिनकी प्रमुख हिस्सेदारी होती है, उसे नायक कहते हैं। और दोनों का जब मेल हो गया तो अधिनायक शब्द का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ हुआ कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व, श्रेष्ठ नायक। तो बच्चों, हम कविता की ओर चलते हैं। कविता का प्रारंभ होता है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। प्यारे बच्चों, यह इनकी कविता जो है अधिनायक, उसमें सत्ता पक्ष के प्रति व्यंग किया है और यह व्यंग करने के इनके तरीके भी नए तरीके के हैं। क्या है व्यंग, हम इसको समझते हैं। आप सभी राष्ट्रगान गाते हैं। पहली पंक्ति है, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगीत की इन प्रथम पंक्ति में ही उद्धृत शब्द अधिनायक को कवि ने कविता का शीर्षक बनाया है और उसी के केंद्र बिंदु में इस काव्य का सृजन किया गया है। अधिनायक
सत्ता पक्ष में विराज रहे व्यक्तित्व के प्रति एक आक्रोश है, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर एक व्यंग्य किया गया है। कविता में कवि कह रहा है, कविता की पंक्ति को फिर से देखते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत की पहली पंक्ति में हम गाते हैं ना कि जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। तो कवि यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहा है कि भला वह कौन भाग्य विधाता है जिसके गुण को हरचरणा गा रहा है। हरचरणा यानी जिसका नाम, सही नाम हरिचरण हो सकता है। कवि ने हरिचरण शब्द का प्रयोग न करके उसके तद्भव रूप को हरिचरणा कह करके यहाँ पर पुकारा है। इससे हरिचरणा जो है भारत में निवास कर रहे आम आदमी का प्रतीक बनकर के उभरा है। आम आदमी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा है। कैसा आम आदमी? जिसको कभी भी संभ्रांत लोग हरिचरण कह के नहीं पुकारते हैं, उसे हरिचरणा ही कहा जाता है। तो चूँकि सामाजिक व्यवस्था में जो प्रसिद्ध है, जो उसकी स्थिति है, उस स्थिति को पैदा करने के लिए कवि ने हरिचरण शब्द का प्रयोग न करके हरिचरणा शब्द का ही प्रयोग यहाँ पर किया है, ताकि वस्तु स्थिति को स्वाभाविक ढंग से व्यक्त किया जाए, आम आदमी की दशा को स्वाभाविक तरीके से सहज रूप से रखा जा सके। इसमें कविता की पंक्ति में ये बात आई है कि हरिचरणा जो है सुथन्ना पहन करके राष्ट्रगीत को गा रहा है। सुथन्ना यानी फटा चिटा कपड़ा। यह हमारे देश की व्यवस्था के प्रति एक बहुत बड़ा व्यंग्य है कि राष्ट्रीय समारोह हो रहा है। राष्ट्रगीत गाने की व्यवस्था या राष्ट्रगीत गाने की परंपरा राष्ट्रीय समारोह में अनिवार्य है, और उस राष्ट्रगान को हरिचरणा गा रहा है। राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कवि ने यहाँ उजागर किया है कि आम आदमी भी अपने राष्ट्र के प्रति सजग हैं, इसलिए वह गा रहा है। लेकिन कैसे गा रहा है? सुथन्ना पहन करके गा रहा है। राष्ट्रीय त्यौहार है, 15 अगस्त या 26 जनवरी झंडोत्तोलन के अवसर है, और ऐसे त्यौहार के मौके पर, इस अवसर पर भी हरिचरणा जो है से फटा चिटा कपड़ा ही पहन करके उपस्थित होता है। प्यारे बच्चों, आप भी किसी त्यौहार में उपस्थित होते हैं, किसी त्यौहार में शामिल होते हैं, या झंडोत्तोलन के अवसर पर जिस दिन आपको विद्यालय जाना होता है, उस दिन आप अपने धुले हुए कपड़े, इस्त्री किए हुए कपड़े, नए कपड़े पहन करके पूरे जोश के साथ शामिल होते हैं। हरिचरणा में भी जोश है कि वह राष्ट्रगान गाएगा, वह राष्ट्रीय त्यौहार में सम्मिलित होगा, लेकिन उसकी ऐसी स्थिति है कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। वह सुथन्ना ही पहन लिया है, जो फटे चटे यानी त्यौहार में भी शामिल होने के लिए उसके पास फटा चिटा कपड़ा ही है। यह हमारे भारतीय परिवेश का, भारत की स्थिति का चित्रण है कि आम आदमी की यह स्थिति है कि त्यौहार में भी वह फटा चिटा ही कपड़ा पहनता है। लेकिन फटा चिटा कपड़ा होने के बावजूद भी आम आदमी अपने को पीछे नहीं रख रहा है, वह आगे बढ़ रहा है। राष्ट्र के प्रति वह समर्पित है, वह वहाँ जा रहा है। हरिचरणा जो है स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का है, जिसे शिक्षा से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। वह वहाँ शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा रहा है,
बल्कि वह एक औपचारिकता बस जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, इसलिए वह भी स्कूल जा रहा है। और वह जा रहा है स्कूल, राष्ट्रीय त्यौहार में भी शामिल हो रहा है, उसकी जो जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था में भी वह स्कूल गया है। भले ही यहाँ पर यह उसकी परंपरा का निर्वहन जैसा ही है, लेकिन समारोह में उपस्थित होकर के राष्ट्रगान को दोहराना यह आम आदमी द्वारा राष्ट्र के प्रति सम्मान के भाव को भी प्रदर्शित करता है। साथ ही कभी इसलिए पूछता है कि ऐसा कौन भाग्य विधाता है, कौन भाग्य विधाता बन के बैठा हुआ है कि हरिचरना जो है सुथन्ना पहन करके राष्ट्रगान को दोहरा रहा है। वह जो भाग्य विधाता है उसे तनिक भी आम आदमी की चिंता नहीं है। वह आम आदमी की तस्वीर बदलने के लिए थोड़ा सा भी अग्रसर नहीं हो रहा है कि ऐसे मौके पर भी वह अच्छे कपड़े, धुले हुए कपड़े में वह उपस्थित हो सके, वह दाखिल हो सके। हम कविता की अगली पंक्ति की ओर चलते हैं, देखते हैं कि आगे कवि क्या कह रहे हैं। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। प्यारे बच्चों, जो हमारे अधिनायक हैं, सत्ता पक्ष के राजनेता हैं, जो सत्ता में काबिज हैं, वो राष्ट्रीय त्यौहार में क्या करते हैं? मखमल का कपड़ा पहनते हैं, उनके लिए तुरही बजाया जाता है, उनके लिए उनको चवर डुलाया जाता है, उनको छत्र लगाकर लाया जाता है, तोपों की सलामी दी जाती है, उनके स्वागत में ढोल बजाए जाते हैं, इतना कुछ किया जाता है। तो वह कौन है? कवि यहाँ पर पूछता है कि वह कौन है। कहीं वह ऐसा नहीं है कि वह ग्रह नक्षत्र से टपका हुआ कोई विचित्र प्राणी है। वह अभी तो हमारे बीच से उठ करके गया है, यहाँ के आम आदमी ने उसे सत्ता में भेजा है और वह वहाँ जाकर के क्या किया है? वह अपनी सुख सुविधाओं में संलिप्त हो गया है। आम आदमी की उसकी कोई चिंता नहीं है, बस उसको केवल ये चिंता है कि उसका सब जय जय करता रहे, उसका गुणगान करता रहे, उसके आगे पीछे उसके चमर डुलाता हुआ रहे, उसे तोप की सलामी देते रहे, उसको ढोल बजा करके उसका स्वागत करता रहे। सत्ता पक्ष में काबिज व्यक्ति के प्रति उनके कर्तव्य जो हो रहे हैं, उनका जो कर्तव्य होना चाहिए, उसके प्रति उनका उपेक्षा भाव और उनकी जो भावना है राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र में निवास करने वाले आम आदमियों के प्रति, इस भाव को इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है और उनके ऊपर एक करारा प्रहार किया गया है, जो बतलाता है कि अधिनायक अपने में वह सिमट गया है, उसे दूसरों की कोई चिंता नहीं रह गई। आगे देखते हैं। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। प्यारे बच्चों, कविता की इन पंक्तियों में भी कवि ने राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर जो शासक वर्ग हैं, जो सत्ता पक्ष हैं, उसके ऊपर तिक्त प्रहार किया गया है, एक रोष व्यक्त किया गया है कि उनके स्वागत में पूरब पश्चिम, यहाँ पूरब और पश्चिम शब्द का प्रयोग किया गया है। पूरब से पश्चिम के लेकर के यानी चारों दिशाओं से, सर्वत्र सभी जगहों से लोग आते हैं उनके पास। और कैसे आते हैं? नंगे आते हैं, नरकंकाल उनका दिखता हुआ वो आते हैं सामने। और उसके बाद भी वह व्यक्ति जो है, जो सत्ता में काबिज है, जो सत्ताधारी हैं, वो सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनका स्वागत किया जाता है, फूल माला चादर, बहुत सारे तमगे प्रदान करके उनका स्वागत किया जाता है और वे उसी से खुश होते हैं।
कवि का जो यह तिक्त प्रहार है, कवि यहाँ पर ये बतलाना चाह रहे हैं कि अपने को राजा कहने वाला, अपने को श्रेष्ठ व्यक्ति घोषित करने वाले तुम किसके नायक हो, किस पर अपनी श्रेष्ठता व्यक्त कर रहे हो? इन नरकंकालों पर ही ना। ये जो नंग धड़ंग लोग हैं उन्हीं के तुम नायक हो ना। तो तुम्हारे इतने अच्छे हो जाने से क्या हो जाएगा? तुम कितने श्रेष्ठ हो रहे हो यह खुद ही सोचो, खुद विचारो कि क्या यह सही है, क्या यह मानवता है कि तुम्हारी प्रजा नंगे रहे, उनका नरकंकाल दिखता रहे और तुम सिंहासन पर बैठे हुए अपने तमगे पहनते रहो? क्या यही तुम्हारा धर्म है? रघुवीर सहाय ने इन पंक्तियों में वैसी सोच, वैसी विचारधारा के प्रति यह व्यंग किया है। कविता की अगली पंक्ति है, कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। प्यारे बच्चों, इस कविता की इन पंक्तियों में सर्वप्रथम कौन कौन शब्द आया है? यह पूछता है कि इस जनगण मन में, पूरे भारतवर्ष में वह कौन है, वह कौन कौन है, वह यहाँ पर कौन कौन शब्द का यहाँ पर प्रयोग करके कविता में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन कौन, एक ही व्यक्ति के संबंध में बार बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। वह पूछता है कि वह कौन है जो अपने को महाबली बताता है, वह आम जनों को डरा करके, धमका करके रख रहा है। व्यक्ति एक डर के मारे यंत्रवत कार्य करने के लिए विवश हैं, वे मजबूर हैं और वे क्या करते हैं? बेमन से, उनका मन नहीं है कुछ करने का, लेकिन वो जय जयकार केवल बेमन से कर रहे हैं, एक यंत्रवत कर रहे हैं। उनके अंदर हृदय का कोई उद्गार नहीं है, कोई अच्छी भावना नहीं है उनके प्रति, बल्कि एक डर पैदा हुआ है। तो जो ये अधिनायक हैं, जो सत्ता में काबिज हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में आम जनों की सुधि लेने के बजाय, आम जनों की सुख सुविधा का ख्याल रखने के बजाय उसको डरा रहे हैं, उसको धमका रहे हैं और अपना गुणगान वे केवल वो करवा रहे हैं। परहित की बात न करके स्वहित में लगे हुए हैं। और उतना ही नहीं है, अगर इतना तक रहा जाए तो कुछ बातें ठीक हो सकती है। वह आम आदमी को भी अपना जयघोष कराने में, अपने को सबल बतलाने में, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में वे लगे हुए हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत में की जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, जो प्रजातंत्र की यहाँ पर नींव रखी गई है, जिसमें राजा को प्रजापालक कहने की बात कही गई है, वह प्रजापालक न होकर के अधिनायक बन करके बैठ गया है। वह अपने को भारत भाग्य विधाता समझ रहा है और आम आदमी नंग धड़ंगे रह करके उसके केवल गुणगान में लगे हुए हैं, उससे डरे हुए रहते हैं, उससे सहमे और सिकुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार भारत की आम आदमी की दशा को यह बतलाती हुई कविता है, जिसको हम इस कविता में अभी हम लोगों ने पढ़ा। यह व्यंग रघुवीर सहाय ने अपने प्रयोगवादी विचारधारा के माध्यम से उन्होंने किया है। प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि आपके समक्ष भी राष्ट्रगान की पहली पंक्ति में जो भारत भाग्य विधाता और अधिनायक शब्द हैं, उसके नए दृष्टिकोण
आप में विकसित हुए होंगे, नई समझ आप में आई है। तो सब हम करते ये है कि पाठ के समाप्ति के उपरांत हम गतिविधि करते हैं। गतिविधि ये है कि जिस प्रकार इस कविता का शीर्षक अधिनायक है, जिसमें नायक के पहले अधि उपसर्ग लगा हुआ है और एक नया शब्द अधिनायक बना, तो आप सबके सब अधि उपसर्ग को लगा करके कम से कम नया 5 शब्द और बनाएंगे। नए 5 शब्द का आप अधि उपसर्ग लगा करके आप निर्माण करें और नोटबुक में लिखें। यह आज की गतिविधि रही। आप इस गतिविधि को कर लेंगे, मुझे विश्वास है। और हम अभी कविता के काव्य सौंदर्य की ओर चलते हैं कि कविता का सौंदर्य क्या है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पाठ पढ़ते वक्त समझ रहे थे कि इस कविता में सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोष प्रकट किया गया है। हर जगह जगह पर सत्ताधारी वर्ग जो हैं उनके रहन सहन, उनके व्यवहार, उनके क्रियाकलाप, उनकी मन स्थिति पर कवि का आक्रोश है, एक रोष है उनके प्रति, जो कि इस कविता में दिखा है। कविता में इसके अतिरिक्त आम आदमी की बेबसी भी दिखाई दे रही है कि किस प्रकार आम आदमी नंग धरंगे है, उसका कंकाल दिखता हुआ वह सामने आता है, सुथन्ना पहन करके त्यौहार में वह शामिल हो रहा है। यह भी आम आदमी की बेबसी इस कविता में प्रकट हुई है। सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य परिलक्षित हुए हैं इसमें। सामाजिक परिदृश्य ये है कि आम आदमी एकदम गरीबी में जी रहे हैं, नंग धरंगे रह रहे हैं, फटे चिटे कपड़ों में रह रहे हैं। और राजनीतिक परिदृश्य इस कविता में ये है कि सत्ताधारी वर्ग जो हैं उनके लिए मखमल, टमटम, बल्लम, तुरही, पगड़, छत्र, चबर इत्यादि का उपयोग किया जाता है, उनको तमगे लगाया जाता है, उनको मेडल दिया जाता है। ये सब हो रहा है। प्रतीकात्मक एवं व्यंग्यात्मक शैली है कविता में। प्रतीक के माध्यम से, जैसे हरिचरना जो है वह यहाँ पर हरिचरण न कह के हरिचरना शब्द का प्रयोग हुआ है तद्भव रूप, और जो कि एक प्रतीक के रूप में आया है। आम आदमी का वह प्रतीक है, आम आदमी का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे प्रतीक का प्रयोग हुआ है इस कविता में। और व्यंग्यात्मक शैली है। व्यंग से कभी यहाँ पर पूछते हैं कि कौन कौन है वह जनगण, है ना, वहाँ पर व्यंग करते हैं, मैं नहीं जानता वह कौन है, जरा वो सामने आवे। यह एक प्रकार का व्यंग है। अधिनायक वह महाबली जो अपने को महाबली कह रहा है, या कौन राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य विधाता है, यहाँ ये सब व्यंग है। इसमें कौन कौन शब्द का प्रयोग जहाँ पर हुआ है वहाँ पुनरुक्ति अलंकार आए हैं, मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया है। और संपूर्ण कविता की जो भाषा है वो साधारण सी भाषा है, बिल्कुल सहज भाषा है, जिसको आप आसानी से हर कोई समझ सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि कविता में साधारण भाषा होने के बावजूद भी गेय है, इसको हम गा सकते हैं, गाया गया है। कितना अच्छा इसमें एक प्रवाह है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरिचरना गाता है। मखमल, टमटम, बल्लम, तुरही, पगड़ी, छत्र, चबर के साथ ये उस पर से नीचे तक एक प्रवाह आ रहा है कविता में है। तो ये प्रवाह इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो प्यारे बच्चों, आप इस कविता के अर्थ को समझ गए हैं, तो आप अपने अभ्यास में दिए गए प्रश्नों का हल करेंगे और निश्चित रूप से वह हल आपका आसान हो जाएगा। हल करेंगे तो पाठ आपके दोहरा भी जाएंगे। हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। अधिनायक के रचयिता कौन है? प्रश्न है, अधिनायक के रचयिता कौन है? विकल्प है आपके सामने, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, नचिकेता और ज्ञानेंद्रपति। इसमें जितने भी कवि का नाम दिया गया है सभी कवि प्रगतिवादी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि हैं। तो क्या होगा इसका? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रयोगवाद में भी नए प्रयोग संवेदना और भाषा के स्तर पर जो करते हैं वे हैं रघुवीर सहाय। अधिनायक के रचयिता रघुवीर सहाय हैं। इसका उत्तर ख होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि अधिनायक कैसी कविता है। अगर इस कविता के संबंध में ये पूछा गया है कि ये कैसी कविता है, आपको कैसी कविताएं लग रही है, चूँकि इसमें राजनीतिक परिदृश्य भी आए हैं, सामाजिक परिदृश्य भी आया है, तो क्या है इसमें आम आदमी के चित्र भी उभर के आए हैं। तो विकल्प है राजनीतिक, व्यंग्यात्मक, ऐतिहासिक या उपदेशात्मक। आपको पाठ पढ़ाने के दौरान कई बार ये चर्चा हुई है कि कवि ने अधिनायक कविता में सत्ता पक्ष के प्रति अपना रोष व्यक्त किया है, एक तिक्त प्रहार किया है, व्यंग किया है। तो जब व्यंग किया है तो ये कविता हो जाएगी व्यंग्यात्मक, इसलिए इसका उत्तर होगा ख, व्यंग्यात्मक। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अधिनायक कविता किस पुस्तक से ली गई है। प्यारे बच्चों, ये कविता जो है अधिनायक व्यंग्यात्मक कविता, इसको किस पुस्तक से ली गई है। इसके कवि हैं रघुवीर सहाय, और ये कविता जो है से उनकी किसी न किसी पुस्तक में संकलित है, जहाँ से लेकर के आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है आपके पढ़ने के लिए। तो कुछ किताबों के नाम यहाँ हैं विकल्प में, लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, मुक्तिबोध रत्नावली। इसमें उत्तर इसका क्या होगा, आत्महत्या के विरुद्ध, यानी यह कविता आत्महत्या के विरुद्ध पुस्तक से ली गई है, उत्तर होगा ख। प्यारे बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता में अधिनायक कौन है। विपक्षी दल, सरकारी सेवक, सत्ताधारी वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, अधिनायक शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है, सत्ताधारी वर्ग के लिए किया है, तो इसका उत्तर होगा ग। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। कविता में हरचरणा किसका प्रतिनिधि है। बच्चों, आपको मैंने बताया कि हरिचरणा यानी हरिचरण का यह तद्भव रूप यहाँ पर हरचरणा आया है। यह किसका प्रतिनिधि है, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, या किसके लिए प्रतीक बन करके यहाँ पर आया है, सत्ताधारी दल का, विपक्षी दल का, इनमें से कोई नहीं, या आम आदमी का। तो इसका उत्तर होगा आम आदमी का, उत्तर है घ। प्यारे बच्चों, अभी हम अधिनायक कविता से जुड़े हुए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख रहे थे और उसका हल हमने किया। संपूर्ण पाठ में हमने कवि के व्यंग को देखे, सत्ता पक्ष के प्रति आक्रोश, आम आदमी का जीवन चरित्र, उनका रहन सहन और सत्ताधारी वर्ग की जो सोच है, उनके जो व्यवहार हैं, उससे हम रूबरू हुए। निश्चित रूप से आपको पाठ समझ में आ गई होगी, और हमने बताया था आपको कि आप अभ्यास को करेंगे जो पाठ के अंत में दिया हुआ है। आप अगर अभ्यास को करते हैं तो यह पाठ आपको दोहरा जाएगा और आपके स्मरण शक्ति में मजबूत हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।